अनुशासन समिति ने टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एआईसीसी कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष अली टी माहेश्वर रेड्डी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। माहेश्वर रेड्डी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस पर सफाई देने के लिए हाईकमान ने नोटिस जारी किया है और इस मौके पर माहेश्वर रेड्डी ने जवाब मांगा कि उन्हें कारण बताओ नोटिस क्यों दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या सोशल मीडिया पर प्रचार होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह खड़गे के साथ मिलकर इस बारे में पता करेंगे। माहेश्वर रेड्डी ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वह पार्टी छोड़ने को तैयार है। बीआरएस एमएलसी कविता के साथ सुकेश चंद्रशेखर की चैट को लेकर ईडी के अधिकारियों से मिले बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ईडी में शिकायत दर्ज कराई है। वह जानना चाहता है कि रेंज रोवर कार का नंबर 6060 किसके पास है। रघुनंदन ने सवाल किया है कि बीआरएस नेता सुकेश चंद्रशेखर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीआरएस पार्टी के कार्यालय को मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर में बदल दिया गया है। रघुनंदन ने मांग की है कि सुकेश चंद्रशेखर को हिरासत में वापस लाया जाए और जांच की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर इस वक्त दिल्ली की जेल में है। हैदराबाद के अफजलगंज सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वदलीय नेताओं ने छात्रों से मुलाकात की और नेताओं ने छात्रों से पेपर लीक पर छात्रों के साथ हुए अन्याय के विरोध में भाग लेने को कहा है। बताया गया है कि इसी माह की 18 तारीख को इंदिरा पार्क में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। छात्रों को इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आने के लिए कहा गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मल्लू रवि, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर रियाज और तेलंगाना जन समिति के नेता सलीम शामिल हुए। बीसीसीआई ने हैदराबाद क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी दी है। बीसीसीआई ने विश्व कप से मद्देनजर उप्पल स्टेडियम सहित देश के 4 और मैदानों के आधुनिकीकरण की योजना तैयार की है। 117.17 करोड़ से उप्पल स्टेडियम का पूर्ण विकास किया जाएगा। बीसीसीआई ने अक्टूबर और नवंबर में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप की पृष्ठभूमि में 500 करोड़ रुपए से देश के कम से कम 5 बड़े स्टेडियम में सुविधाओं को बेहतर बनाने का फैसला किया है। इसमें उप्पल स्टेडियम भी है। स्टेडियम में शौचालय, छपाने और बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें मिलने के बाद बीसीसीआई ने हस्तक्षेप किया। 4 साल से भी कम समय पहले एक तूफान से साउथ स्टैंड की छत नष्ट हो गई थी। पूर्व पश्चिम स्टैंड में छत नहीं है। नतीजतन दोपहर में मैच में शामिल होने वाले दर्शकों को धूप से बेहाल होना पड़ रहा है। अब 117 करोड़ रुपए रेनोवेशन के लिए आवंटित किए गए हैं। स्टेडियम का रेनोवेशन किया जा रहा है। पूर्व राज्यसभा सदस्य वी हनुमंत राव ने कहा है कि छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, तभी वे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। हनुमंता राव ने अमरपेट खेल मैदान खेल संघ के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौड़ के निर्देशन में नगर निगम के इंडोर स्टेडियम में आयोजित वॉलीबॉल का उद्घाटन किया है। वीवी ने कहा है कि इस अवसर पर विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खेल भी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि यदि आप खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा नाम प्राप्त करेंगे और प्रसिद्ध होंगे। पूर्व खिलाड़ी ज्ञानेश्वर गौड़ इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन युवाओं की आने वाली पीढ़ी को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह ज्ञानेश्वर को बधाई देते हैं जिन्होंने अतीत में इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित किए और कई खिलाड़ियों को सुर्खियों में लाया और अब वे सभी राष्ट्रीय टीम में हैं। इस कार्यक्रम में पार्षद पद्मावती वेंकट रेड्डी, अमृता व पूर्व पार्षद डीपी रेड्डी ने शिरकत की है। केवीआर लॉ फर्म के संस्थापक और सीईओ एडवोकेट डॉक्टर आनंद राजू ने ये बताया कि दीवानी आपराधिक मामलों से जुड़े मामलों में संगठनों के साथ साथ आम आदमी को भी सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ कार्यालय खोला जा रहा है। डॉक्टर के आनंद राजू ने अब्दुल्ला खान बिल्डिंग अथुरा नगर की 3री मंजिल पर अपने कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया है। नागरिक आपूर्ति आयुक्त सरदार रविमसार सिंह विशिष्ट अतिथि थे और केवीआर लॉ फर्म के कार्यालय के उद्घाटन के लिए रिबन काटा। उन्होंने कहा है कि हालांकि वह कानूनी पेशे में है, लेकिन उन्होंने किसान रक्षक ट्रस्ट के माध्यम से आम आदमी की सेवा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी ली है और बताया गया है कि वर्तमान में जो संस्था स्थापित की जा रही है वह सभी को कानूनी सलाह और सुझाव देने के लिए स्थापित की गई है। कहा गया है कि ये संस्थान न केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बल्कि बेंगलोर और मद्रास में भी उपलब्ध होंगे। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में चेन स्नैचर पैदल जा रही एक महिला के गले से 2 तोले वजन की चेन झपट ली है।
घटना उस समय हुई जब राजेंद्र नगर सर्कल के शिवरामपल्ली में बच्चों को स्कूल लाने के लिए महिला पैदल जा रही थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और राजेंद्र नगर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर अट्टापुर में एसओटी पुलिस ने छापेमारी की है। एसओटी पुलिस ने चॉकलेट उद्योग में छापा मारकर नकली चॉकलेट और लॉलीपॉप के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पाया है कि खतरनाक रसायन से चॉकलेट और लॉलीपॉप बनाए जा रहे थे। पुलिस ने दावा किया है कि बाजार में ब्रांडेड स्टिकर लगाकर नकली चॉकलेट बेची जा रही थी। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार उद्योग पर छापा मारा गया और आरोपी इसर अहमद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट मंडल का दौरा किया और उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों को समस्या जानी है। मंत्री तलसानी ने यह स्पष्ट किया है कि जनता की समस्याओं के 100% समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने अधिकारियों को जनता से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। विधायक माधवरम कृष्ण राव ने कहा है कि हैदराबाद में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की इस तरह की प्रतिमा जो देश में कहीं नहीं है, हैदराबाद में लगाने के लिए सीएम केसीआर सम्मान के हकदार है। सतीश गौड़ के साथ स्थानीय नगर सेवक अवुल्ला रविंद्र रेड्डी ने गुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के बालानगर शोभना केंद्र में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की नई स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया है। विधायक कृष्णा राव ने कहा है कि बालानगर में दलित वेलफेयर एसोसिएशन आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए खुशी हो रही है। देश में जन्मे प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की सेवाएं अविस्मरणीय हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में ऐसे महापुरुष की 125 फुट ऊंची प्रतिमा देश में कहीं और नहीं लगाई गई है। विधायक माधवरम कृष्ण राव ने कहा है कि झूठ की बुनियादी पर खड़ी भाजपा में अगर ईमानदारी है तो संसद भवन का नाम डॉक्टर आम्बेडकर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे इस मुद्दे को लेकर दलित भाइयों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य के पार्षद अवुल्ला रविंद्र रेड्डी, सतीश गौड़ व अन्य दलित नेता शामिल हुए हैं। छावनी निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी ने यह स्पष्ट किया है कि तेलंगाना सरकार सभी जातियों और धर्मों को समान प्राथमिकता देगी और भव्य तरीके से त्योहारों का आयोजन करेगी। छावनी छठा वार्ड स्थित ताड़बंद में ईदगाह के पास रमजान का महीना मनाने के लिए मुसलमानों को मुफ्त उपहार दिए गए हैं। इस मौके पर तमाम मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी गई और बाद में उन्होंने छावनी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेने के अवसर का सम्मान करने के लिए छावनी कार्यालय में छावनी सीईओ मधुकर नाइक से मुलाकात की है। निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के साथ स्थानीय समस्याओं को सीईओ के ध्यान में लाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भले ही मुफ्त पानी की आपूर्ति कर रही है, लेकिन छावनी में लोगों को यह उपलब्ध नहीं कराई जा रही। राहुल गांधी के खिलाफ अवैध मामलों और उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। खैरताबाद डीसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर सी रोहित रेड्डी ने कार्यकर्ताओं से सत्याग्रह दीक्षा के अंतर्गत बड़ी संख्या में आने को कहा, जो आम्बेडकर जयंती के अवसर पर मचरियाला में 1 लाख लोगों के साथ आयोजित किया जाएगा। रोहित रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क के नेतृत्व में आयोजित होने वाले सत्याग्रह दिशा में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य मामलों के प्रभारी मानिकराव ठाकरे, पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के तमाम नेता हिस्सा लेंगे। पार्षद राबुला शेषगिरी ने कहा है कि सीएम केसीआर ही एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के विकास के बारे में सोचते हैं। गाजुला रामाराव मंडल के चंद्रगिरी नगर में मस्जिद उमर ने मस्जिद कमेटी के सदस्यों और मंडल के वरिष्ठ नेताओं के साथ रमजान उपहार पैक वितरित किया है। सीएम केसीआर देश के किसी भी अन्य राज्य के विपरीत शादी मुबारक, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यकों के लिए विदेशी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जैसे कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीआरएस पार्टी मंडल महासचिव नवाबू, उपाध्यक्ष सिगाराम मल्लेश सहित अन्य ने भाग लिया। बरकतपुरा में निःशुल्क एसी रेफ्रिजरेट ऑप्टिकल फाइबर कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। टैंक महिंद्रा और ग्रॉसिंग लर्निंग फाउंडेशन 10वीं के छात्रों को प्रशिक्षण दे रहा है। 18 से 30 साल के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और नौकरी भी दी जाती है। आयोजकों ने कहा, उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राएं दूर दूर से प्रशिक्षण लेने आते हैं। छात्रों ने शिक्षकों के बड़े धैर्य के साथ मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने का धन्यवाद दिया है।
वाहन चालक शिकायत कर रहे हैं कि राजकोंडा और साबराबाद कमिश्नरेट में मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस के चालान बढ़ गए हैं। मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग की जगह नहीं होने के कारण यात्री स्टेशन के आसपास खाली जगहों पर अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। पुलिस गाड़ियों को चालान काट रही है। मेट्रो के यात्री ट्रैफिक चालान में सिलसिले को लेकर परेशान हैं। लोग रेट थोड़ा अधिक होने पर भी मेट्रो का सहारा ले रहे हैं क्योंकि वे बिना किसी ट्रैफिक समस्या के शांति से यात्रा कर सकते हैं। वे अपने घर से अपनी बाइक पर आते हैं, मेट्रो स्टेशन पर पार्क करते हैं और मेट्रो से जाते हैं। नतीजतन मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। करने को कुछ नहीं होता या खाली जगह होती है तो बाइक वहीं खड़ी कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है और बताया जाता है कि शहर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर स्थिति लगभग एक जैसी है। एलबी नगर, चैतन्यपुरी, विक्टोरिया और दिलसुख नगर स्टेशनों पर पार्किंग की समस्या और गंभीर हो गई है। साइबराबाद कमिश्नरेट में अंतर्राज्यीय लुटेरों का एक गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गिरफ्तार गिरोह के पास से 3 देसी पिस्टल, 6 राउंड गोली, भारी मात्रा में नकदी और चाकू बरामद किया गया है। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसी माह की 8 तारीख को हुसैन सागर एक्सप्रेस में 5 आरोपी आए थे। सागर अड्डे के गुमडीप डाला गांव में एक टाटा एस वाहन चोरी की गई। चोरी करने के बाद उन्होंने टाटा एसी वाहन में भागने की योजना बनाई और महाराष्ट्र में चुराया गया सोना साइबराबाद में 1 लाख रुपए में बेचा। उन्होंने अपराध करने के लिए लोहे की छड़ें और तस्वीरें खरीदी। हालांकि सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि सोने की दुकानों से चोरी करने के लिए रेकी का भी आयोजन किया गया था। उन्होंने उस स्थान पर छापा मारा गया जहां आरोपी थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार 5 आरोपी मोस्ट वांटेड अपराधी बताए जा रहे हैं। इस गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में कुल 175 मामले दर्ज किए गए हैं। एचएमडीए के अधिकारियों ने मणिकोंडा नगर पालिका के अधिकारियों के साथ रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के नेकनापुर में बफर जोन में अवैध निर्माण को गिरा दिया, जो एक बड़े तालाब को अतिक्रमण कर बनाया गया था। पुलिस की मौजूदगी में नियम विरुद्ध बने अवैध बंगले को तोड़ा गया। पूर्व में अधिकारियों ने 2 बार नोटिस देकर विला को गिराया है, लेकिन बिल्डर ने उनकी अनदेखी कर फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से करीब 2 करोड़ की इमारतों को समतल कर दिया। एचएमडीए के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए अवैध निर्माणों को गिराया गया है और जो भी नियम विरुद्ध निर्माण करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट में इंदू इंटरनेशनल स्कूल की बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बस में सवार सभी 18 छात्राएं को मामूली चोटें और आने से बाल बच गए और सभी ने राहत की सांस ली। सीआईडी ने शहर के मार्गदर्शी प्रधान कार्यालय में छापेमारी की है। अधिकारियों की एक टीम मार्गदर्शी के कार्यालय में बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेजों की जांच करने गई थी। अधिकारी A1 रामोजी राव और A2 सेल्जाकीरन और में पहले ही पूछताछ कर चुके हैं। जहां सीआईडी अधिकारियों ने जांच के दौरान दस्तावेज दिखाने को कहा, वहीं रामोजी राव और सेल्जाकीरन ने कहा है कि उनके पास दस्तावेज नहीं है। सीआईडी के अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों की जांच करने पहुंचे। उधर सीआईडी के एडीजी संजय ने कहा कि मार्गदर्शी चिट फंड में अनियमितता हुई है। उनका दावा था कि उन्होंने चिट फंड एक्ट 1982 का उल्लंघन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चिट सब्सक्राइबरों का पैसा अवैध तरीके से डाइवर्ट किया गया और जब कानून का उल्लंघन हो रहा होगा तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। फिल्म अभिनेता अली ने बेगमपेट में वाओ इट्स नाम से एक नया फूड कोर्ट लॉन्च किया है। स्वादिष्ट सामग्री से बने मोमो फूड्स को वाओ इट्स में अनोखा कहा जाता है। फिल्म अभिनेता अली ने बेगमपेट में वाओ इट्स नाम से एक नया फूड कोर्ट लॉन्च किया है। स्वादिष्ट सामग्री से बने मोमो फूड्स को वाओ इट्स में अनोखा कहा जाता है। शहर में तापमान लगातार बढ़ने से सुबह 10 बजे से ही लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है और डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। वातानुकूलित कमरों में बहुत समय बिताना और एक बार में धूप में निकलना
या 40 डिग्री की चिलचिलाती धूप में 18 डिग्री से कम तापमान वाले वातानुकूलित कमरों में वापस जाना स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। कुछ तो तेज धूप से निकलने के तुरंत बाद स्नान कर लेते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है। शरीर में अचानक तापमान में उतार चढ़ाव के कारण यह सनबर्न का कारण बनता है। उनका कहना है कि धूप से निकलने के बाद कुछ समय कमरे के माहौल में बिताना चाहिए। अगर आप धूप की वजह से घर पर हैं तो भी यह तय है कि आपको गर्मी लगेगी। इस दौरान शरीर का सारा पानी पसीने के रूप में निकल जाता है। ज़्यादातर लोग जब घर पर होते हैं तो तरल पदार्थ नहीं पीते हैं। डॉक्टर का कहना है कि इसके परिणामस्वरूप शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता है और अंततः सनबर्न हो सकता है। सरकार प्रतिष्ठित अंबेडकर प्रतिमा के साथ अकादमिक सचिवालय का उद्घाटन करने की तैयारी कर रही है। इन दो बेहतरीन नमूनों को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी महीने की 14 तारीख को 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण होगा और 30 तारीख को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना सचिवालय लोगों और शासन प्रशासन को उपलब्ध कराया। देश में सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का निर्माण पूरा हो गया है। इस संरचना को बनाने में 7 साल लगे, जो भारत के लिए एक बेंचमार्क के रूप में खड़ा है। 2016 में सीएम ने घोषणा की है कि 125वीं जयंती समारोह के अवसर पर टैंक बंड के पास भारत के संविधान के संस्थापक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तदनुसार 14 अप्रैल 2016 को एनटीआर पार्क के बगल में 11.4 एकड़ क्षेत्र में मूर्ति को स्थापित करने के लिए भूमि पूजन भी किया गया। लेकिन सरकार का लक्ष्य 14 अप्रैल 2017 तक प्रतिमा का निर्माण पूरा करने का है। हालांकि यह काम 1 साल के भीतर पूरा होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें देरी हो रही थी। मूर्ति स्मारक के निर्माण को पूरा करने में 7 साल लग गए। आखिरकार 14 अप्रैल को अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। तेलंगाना सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी अंबेडकर की प्रतिमा टैंक बंड इलाके में 125 फीट ऊंची है। यदि यह प्रतिमा स्थापित होती है तो यह न केवल तेलंगाना बल्कि देश के प्रतीक के रूप में खड़ी होगी। इस परियोजना का निर्माण बुद्ध पूर्णिमा परियोजना के तहत एनटीआर गार्डन से सटे क्षेत्र में किया गया, जो टैंक बंड पर किया जा रहा है। अम्बेडकर के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए अम्बेडकर स्क्वायर में एक संग्रहालय और सम्मेलन कक्ष भी स्थापित किया गया। नया सचिवालय एनटीआर गार्डन, तेलंगाना शहीद स्मारक, जल विहार, लुम्बिनी पार्क, हुसैन सागर बोटिंग, बिंडला मंदिर स्मारक के पास स्थित है। इस प्रकार अम्बेडकर प्रतिमा को देखने आने वाले पर्यटक अन्य स्थानों की यात्रा भी कर सकते हैं। पिछले सरकार में डिप्टी सीएम कदियम श्रीहरि के नेतृत्व में मंत्री जगदीश रेड्डी, सांसद पसुनोरी और दयाकर बालका सुमन, विधायक रसामई बालकृष्ण और अरूरी रमेश की एक उपसमिति ने प्रतिमा का नमूना लेने के लिए फरवरी 2017 में चीन का दौरा किया था। केस स्थगन के बाद सीएम के सीआर ने मंत्रियों विमला प्रशांत रेड्डी और कोप्पुला ईश्वर को यह कहते हुए जिम्मेदारी सौंप दी कि इसे 14 अप्रैल 2023 को खोला जाना चाहिए। इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले महाराष्ट्र के पद्म भूषण रामवंजी सुतार और उनकी बेटी अनिल सुतार को डिजाइन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके द्वारा डिजाइन की गई खड़ी प्रतिमा के डिजाइन को सरकार ने मंजूरी दे दी। हालांकि यह घोषणा की गई थी कि यह 1 साल में बन जाएगी, लेकिन अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ा। संसद के आकार में बन रहे बेसमेंट के लिए निर्माण कंपनी आगरा, नोएडा, जयपुर व अन्य जगहों से लाए गए लाल व भूरे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल कर रही है। प्रतिमा की जूती, पैर, हाथ, भारतीय संविधान पुस्तक, कंधे आगे की ओर इशारा करते हुए दाहिने हाथ, सिर आदि को नोएडा में अलग अलग हिस्सों में कांस्य से बनाया गया था और लोरियो द्वारा लाया गया था। मूर्ति को मजबूत बनाने के लिए अंदर एक स्टील की संरचना का उपयोग किया गया है। व्यक्तिगत भागों के समग्र संरेखन का पूरा होने के बाद
पॉलीयूरेथेन रसायनों के साथ कोटिंग की गई है और टैंक बंद के पानी के साथ साथ हवा में रसायनों के प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण मूर्ति की चमक कम होने से बचाने के लिए एक विशेष ध्यान रखा गया। आम्बेडकर की प्रतिमा के निर्माण में बहुत सावधानी बरती गई है। यहाँ तक कि सबसे भारी तूफान का सामना करने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं। आम्बेडकर के जीवन इतिहास को दर्शाने के लिए संग्रहालय में आम्बेडकर के चित्र, संविधान के श्रम को दर्शाने वाली तस्वीरें होगी। यह प्रतिमा 155 टन स्टील और 111 टन कांसे से बनी है। तेलंगाना सरकार ने करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रतिमा की चौड़ाई जहां 45 फीट है, वहीं नीचे पार्लियामेंट के आकार में व्यवस्थित आसन 50 फीट तक ऊंचा है। इसका निर्माण केपीसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। राज्य सरकार को उम्मीद है कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की प्रतिमा तेलंगाना का एक प्रतीक होगी। साथ ही यह क्षेत्र नया सचिवालय, तेलंगाना शहीद स्मारक, एनटीआर गार्डन, जाला विहार, लुम्बिनी पार्क, हुसैन सागर बोटिंग, बिरला मंदिर आदि के साथ प्रमुख पर्यटन स्थल होगा। और इस प्रतिमा का उद्घाटन 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन सीएम केसीआर के हाथों किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर को राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।